रोहित शर्मा को जानते हैं? जानते हैं? ओके, क्या आप विष्णु शर्मा अंकल को जानते हैं? नहीं जानते, कोई बात नहीं। एक छोटी सी बात बताता हूँ, उनके बारे में आपको याद आ जाएगा। आपने पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। उसी के रचयिता, उसी के लेखक हैं विष्णु शर्मा जी। वो पन्नों पे कहानियाँ लिखते थे और मैं इंटरनेट पे कहानियाँ लिखता हूँ। नाम है गोपाल मिश्रा। मेरी वेबसाइट अच्छीखबर.com दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली मोटिवेशनल हिंदी साइट्स में से एक है। आज मैं आपके बीच यहाँ उपस्थित हूँ। जो हमारी थीम है एम्ब्रेस एंड इवॉल्व, यानी अपनाओ और आगे बढ़ो से जुड़ी मेरी लाइफ में जो बातें हुई हैं, जो टीचिंग्स हैं, जो लेसन्स हैं, उनको शेयर करने के लिए। अपनाओ और आगे बढ़ो। जैसे आपने ब्लैक बोर्ड को छोड़ के स्मार्ट क्लासेस को अपनाना शुरू किया और आगे बढ़े, जैसे स्मार्टफोन को अपनाकर हम आगे बढ़ गए। पहले हम कीपैड यूज़ करते थे, कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते थे। दुनिया का दस्तूर है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो नई चीज़ों को एम्ब्रेस करना होगा और उसमें आगे बढ़ना होगा। ओके, आज मैं यहाँ पे आपको अपनी लाइफ से मिलने वाले 3 लेसन्स को शेयर करने वाला हूँ। पहला लेसन है पार्टिसिपेट करो। जब मैं आपकी उम्र का था दोस्तों, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, तो मैं क्या करता था, मैं कोशिश करता था कि मैं सबसे पीछे रहूं, कहीं मुझे कोई टीचर बुला ना ले, कहीं कोई किसी लिस्ट में मेरा नाम ना डाल दे। बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, उनके साथ भी लग रहा है ऐसा होता है। तो ये चीज़ जो है मैंने बहुत सालों तक की, बचता रहा, मैं भागता रहा उन अपॉर्चुनिटीज़ से जो शायद मुझे मिल सकती थी, क्योंकि मैं अपने को कम आंकता था, मैं अपने को कमज़ोर समझता था। लेकिन फिर आगे जब मैं MBA करने गया बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, तो वहाँ पे ये मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कि मैं भाग सकूँ। वहाँ पे ज़बरदस्ती आपको पार्टिसिपेट कराया ही जाता था। तो फिर मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया और जानते हैं मैंने क्या पाया? मैंने ये पाया कि मैं कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ। वहाँ पे एड मैट शो की स्क्रिप्ट राइटिंग में मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला। वहाँ पे मुझे एक कॉन्सेप्ट पेपर में फ़र्स्ट प्राइज़ मिला। मेरा एक आर्टिकल शूटिंग इन द डार्क इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुआ। ये सब तब हो पाया जब मैंने पार्टिसिपेट किया। आप शायद उस लड़के को जानते हो जो सिर्फ 11 साल का था और जिसका वेट 90 kg था। वो हमेशा भागता था, कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था। उसके पेरेंट्स उसे स्पोर्ट्स में डालते, उसको छोड़ देता, जिम में भेजते, वहाँ से भी भाग आता। लेकिन एक दिन उसके पेरेंट्स उसे एक स्टेडियम में लेके गए, शिवाजी स्टेडियम में। वहाँ पे उसने देखा कि कुछ लोग भाला फेंक रहे हैं, उसे उसमें इंटरेस्ट आया, पेरेंट्स ने मोटिवेट किया, उसने उस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और नीरज चोपड़ा ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो ये है पार्टिसिपेट करने की ताकत। देखिए, एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, जीतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जीतने के लिए कोशिश तो करना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करना तब हो पाएगा ना जब आप पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए पहला लेसन यही है कि पार्टिसिपेट करो, पीछे मत हटो। अब आते हैं दूसरे लेसन पे। फाइंड करो। क्या फाइंड करो? फाइंड करो उस चीज़ को जिसको तुम करना एंजॉय करते हो। कैसे फाइंड होगा? क्या इतना आसान है? नहीं। फाइंड तब होगा जब आप अपने को पुश करोगे नई चीज़ें ट्राई करने के लिए। मैंने अपनी लाइफ में कई चीज़ें ट्राई की हैं। मैंने कॉल सेंटर में भी जॉब किया है, नहीं पसंद आई, छोड़ दी। मैंने NGO भी चलाई है, उसमें भी अच्छा काम किया है, मज़ा भी आया काफ़ी दिनों तक, फिर नहीं समझ में आया, छोड़ा। पढ़ाई लिखाई MBA वगैरह किया, उसके बाद मेरी टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस में नौकरी लग गई। बहुत अच्छा पैकेज था, सब कुछ अच्छा था, पर मज़ा नहीं आ रहा था, मैंने उसे छोड़ा। SCL टेक्नोलॉजीज़ में जॉब की, वो एक तरह की ड्रीम जॉब होती थी लाखों लोगों के लिए। मैंने वो जॉब की, वहाँ पे मुझे फॉरेन में जाने का भी मौका मिला, पैसे भी अच्छे आ रहे थे। लेकिन फिर भी वो चीज़ जो शायद ऐसी हो जो मुझे बहुत खुश कर दे, जो मुझे अंदर से एक अच्छी फीलिंग दे, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। मैं जॉब तो कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। फिर मैं क्या करता? मैंने रास्ता खोजना शुरू किया कि क्या किया जा सकता है,
रास्ता खोजते खोजते एक दिन मेरी नज़र स्टीव पैवलीना, एक बहुत बड़े यूएसए के ब्लॉगर हैं, उनकी साइट पर पड़ी। मैंने उनके आर्टिकल्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने आपको जैसा बताया था, मैंने एमबीए के दौरान अपनी एक स्किल खोजी थी, लिखना, क्योंकि लिखने में मुझे एक्सपर्टीज़ अपनी पता चली थी पार्टिसिपेट करके। तो मैंने सोचा कि जब स्टीव पैवलीना इतना अच्छा काम करें, लेट मी ऑल्सो ट्राई टू डू दिस। तो अपनी जॉब के साथ साथ मैंने लिखना शुरू किया। मैंने सबसे पहले इंग्लिश में एक ब्लॉग बनाया। इंग्लिश वाला ब्लॉग जब मैंने बनाया तो मज़ा तो आता था मुझे लिखने में, मुझे पता भी नहीं चलता था कि कब टाइम बीत जा रहा है, मैं बहुत अच्छे से उसे कर रहा था। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ इंग्लिश में, वो पहले ही कहीं ना कहीं लिखा जा चुका है और शायद मुझसे भी अच्छे ढंग से लिखा जा चुका है। तो मुझे अपना जो एफर्ट था वो थोड़ा फ्रूटलेस लगने लगा। एफर्ट तो कर रहा हूँ पर ये तो हो चुका है, व्हाई शुड आई रिपीट द सेम थिंग अगेन। फिर मैंने हिंदी को पकड़ा। आज दोस्तों आप हिंदी में सर्च करते हैं, कुछ भी आपको आसानी से मिल जाता है, चाहे वो महान व्यक्तियों के विचार हों, चाहे प्रेरणादायक कहानियाँ हों, बायोग्राफीज़ हों, कोई आर्टिकल हो। लेकिन जब 2010 में मैंने अच्छी खबर.com की शुरुआत की थी तो ऐसा नहीं था। अच्छी खबर.com और ऐसे ही कुछ साइट्स ने हिंदी को इंटरनेट पर एक प्रेजेंस दिया, जिसके बाद से वो प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ता गया और आज आप आसानी से चीज़ों को खोज पाते हैं, हिंदी में पढ़ पाते हैं। तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं अच्छी खबर.com की बिगनिंग को भी जाता है। और दोस्तों जब मैंने लिखना शुरू किया, फाइंड किया, तो एक चीज़ ये थी कि मुझे जॉब भी साथ में करनी पड़ रही थी। अब जॉब करते करते आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आपको समय कम मिलता है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग इसी को एक बहाना बना लेते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ उसके अलावा मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास वो प्रॉब्लम है। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा जो यहीं बाड़मेर की कहानी है। यहाँ पे एक संत आए हुए थे, बहुत बड़े महात्मा। तो उनके पास उनका एक जो सैंड ड्यून्स होते हैं वहाँ एक कैंप लगा हुआ था। उस कैंप में वो महात्मा थे, उनके पास एक व्यक्ति आया जो कि एक आम आदमी था, शादीशुदा, नौकरी करता था। वो कहा कि अरे गुरुजी मुझे बचा लीजिए, मेरे लाइफ में इतनी समस्या है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, हर रोज़ नई प्रॉब्लम्स। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, आज तुम आए हो, रुको, आज तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, तुम रात को यहीं रुको, सुबह सुबह तुम्हें तुम्हारा सॉल्यूशन दे दूँगा। फिर उन्होंने कहा कि यहीं पास में हम लोग के साथ ऊँटों का एक काफिला भी चल रहा है और उसमें 100 ऊँट हैं। तुम्हें बस रात को क्या करना है कि उन्हें बैठा देना है, जब वो बैठ जाएं, सारे सो जाएं, तो तुम भी सोने चले जाना, क्योंकि जो उनका केयर टेकर है वो आज उसकी तबीयत खराब है। वो व्यक्ति गया, ऊँटों को बैठाने की कोशिश करने लगा। एक ऊँट, कई सारे ऊँट तो अपने आप ही बैठ गए, कुछ जो है खड़े थे उन्हें बैठाता, फिर देखता दूसरे के पास जाता तो पता चला जिसे बैठाया था वो उठ गया। तो इस तरह करते करते पूरी रात बीत गई, लेकिन वो सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। फिर गुरुजी के पास पहुँचा। गुरुजी से कहा अरे ये तो बहुत मुश्किल था गुरुजी, मैं तो कर ही नहीं पाया, एक को बैठाता दूसरा खड़ा हो जाता। तो गुरुजी ने समझाया बेटा ये लाइफ ऐसी ही है, इसमें समस्याएं ऊँटों की तरह हैं, तुम एक समस्या का हल करोगे दूसरी खड़ी हो जाएगी। कुछ समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी, जैसे वो ऊँट बैठ जाते हैं, कई को तुम बहुत कोशिश करोगे तो भी वो नहीं होंगी, लेकिन अगर समय दोगे तो थोड़ी देर बाद जाके देखोगे तो वही ऊँट बैठ गया। यानी कई बार समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। तो दोस्तों कभी भी आप समस्याओं को या आइडियल कंडीशन को पाने की कोशिश ना करें। समस्याओं कभी भी पूरी तरह से हल नहीं हो पाती हैं, कुछ ना कुछ लगा रहता है, लेकिन इसी के बीच हमें अपना एक रास्ता ढूंढना होता है। तो मेरे सामने भी एक फुल टाइम जॉब थी, लेकिन फिर भी मैंने उसमें एक रास्ता ढूंढा। मैं ऑफिस से तेज़ी से निकल के घर आता था, घर आते ही लैपटॉप के सामने बैठता था और अपना घंटों घंटों काम किया करता था। और दोस्तों दिल का काम पता करने का एक बेहद सिंपल तरीका है, जो काम दिल का नहीं है वो तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या पसंद है ये पता करने के लिए एक छोटा सा दो लाइन का एक रूल है कि आपको घड़ी अगर ना देखनी पड़े काम करते हुए, अगर आप घड़ी देखते हो अपना काम करते हुए, यानी वो आपका काम मन का काम नहीं है। लेकिन आप
घंटों घंटों काम करते जाते हो और घड़ी का कुछ पता ही नहीं, समय का कुछ पता ही नहीं, यानी वो आपके मन का काम है, तो आप उस काम को कितना भी चाहो कर सकते हो। तो मैंने पहले पार्टिसिपेट किया हुआ था, उससे मुझे पता चला कि राइटिंग की मेरी स्किल है। फिर मैंने कई चीज़ें लाइफ में ट्राई की हुई थी, करते करते मैंने राइटिंग के थ्रू ही हिंदी की वेबसाइट को फाइंड किया कि हिंदी की उस पर काम किया जाए तो मैं एक उसमें एंजॉय करता हूँ, उसे अच्छा काम कर सकता हूँ, तो वो मैंने फाइंड किया। अब तीसरा सबक आता है मनीटाइज करो। मनीटाइज करो यानी पैसे कमाओ। आप दोस्तों लाइफ में जो भी करना चाहें उसमें पैसे का महत्व तो आपको पता ही है, पैसे के बिना काम नहीं चलने वाला है। तो पहले लाइफ को मोनेटाइज करो, फिर अपने शौक को मोनेटाइज करो। लाइफ को मोनेटाइज करने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई जॉब है, तो आप उसको कर सकते हैं जिससे आपकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। लेकिन अगर वो काम आपको पसंद नहीं है तो भी आप दूसरे तरीके से ढूंढ कर अपने शौक को, अपने पैशन को, उसको आप लेके आगे बढ़ सकते हैं और उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। तो यानी मैं लिख तो रहा था और अपने मन का लिख रहा था, मुझे अच्छा भी लग रहा था, पर उससे पैसे नहीं आ रहे थे। ऐसा काम बहुत दिनों तक करना मुश्किल होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मोनेटाइज करने का सोचो, क्योंकि जब आप मोनेटाइज कर लोगे तो आपके पास एक इंसेंटिव होगा काम करने का और आप जो दूसरे कामों पर डिपेंड हो वो छोड़कर इस काम को कर सकते हो। यही मेरा विज़न था कि किस तरह से मैं एक ऐसी सुरंग बनाऊं जिससे मैं उस जेल से निकल जाऊं जो मेरा ऑफिस था। वो जॉब मेरे लिए एक जेल की तरह थी, क्योंकि मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था, मुझे पसंद नहीं आ रहा था। जब मुझे ये पता चल गया कि मुझे ये काम अच्छा लग रहा है तो मैं तो यही चाहता था कि मैं दिन भर यही करूँ, क्यों मैं ऑफिस जाऊँ, क्यों वहाँ पे टाइम दूँ। लेकिन ऐसा आप कर नहीं पाते क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और ऐसा करना बेवकूफ़ी भी हो सकती है। इसलिए मैंने एक सुरंग खोदनी शुरू की, यानी मैंने एक रास्ता निकालना शुरू किया कि कैसे मैं इस जेल से निकलूं। मैंने अपने स्किल्स को पॉलिश किया। जैसे आपको अगर जेल से निकलना होता है तो आपको किसी औजार की ज़रूरत होती है। अगर जेल से सुरंग बना के भागना है तो किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना सुरंग बनाने के लिए। तो मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स थे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी वेबसाइट को कैसे आप अच्छा बनाएं जो कि ताकि वो सर्च में आए, कैसे अच्छा कंटेंट लिखें, कैसे लोगों तक पहुँचें। तो मैंने इन चीज़ों पर काम करना शुरू किया। काम करते करते मेरी नज़र एक दिन ब्रेनी कोट्स वेबसाइट पर पड़ी। वो साइट सिर्फ कोट्स की साइट थी, उस पर करोड़ों में व्यूज़ थे। मुझे लगा कि लोगों को कोट्स पढ़ना पसंद है। अब तक मैं एक ऐसी डिश बना रहा था जिसे लोग खरीदने वाले नहीं थे। मैं शायद चाइना में बैठकर समोसे तल रहा था, लेकिन वहाँ पे लोग समोसे पसंद नहीं करते। वैसे ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ऐसा दूं जो लोगों को चाहिए और मेरे पैशन से भी रिलेटेड हो। तो मैंने कोट्स को ट्रांसलेट करना शुरू किया और मैंने कई हज़ार कोट्स, मतलब सबसे बड़ी रिपोजिटरी इंटरनेट पे मैंने कोट्स की अच्छीखबर.com को बना दिया हिंदी में। उसके बाद मैंने स्टोरीज़ को पकड़ा, मतलब पैरेलली मोटिवेशनल स्टोरीज़ को भी मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ लिखी और अच्छीखबर.com को दुनिया की सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरीज़ वाली वेबसाइट बना दिया। और इन सब के दौरान मुझे जो है अभी भी पैसे नहीं आ रहे थे। इतना कुछ होने के बावजूद मेरे पास पैसे नहीं आ रहे थे। शुरू करने के 2010 में शुरू किया, अब 2015 आ चुका था। मैं इतने सालों तक काम कर रहा था। दोस्तों ये मुश्किल होता है, अगर आपको किसी चीज़ से पैसे ना आए उस पर आप लगातार काम करते रहें, ये थोड़ा मुश्किल होता है। मेरी जॉब मुझे सपोर्ट कर रही थी, इसलिए मैं कर पा रहा था। आपने शायद एक उस व्यक्ति की कहानी सुनी होगी जो एक गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि मुझे मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट बनना है। तो उन्होंने कहा कि तुम एक बीज देते हैं उन्हें, ये बीज लगा दो, जिस दिन ये बीज बन जाएगा पेड़, उस दिन तुम मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे। उसने प्रैक्टिस शुरू की, बीज में रोज उधर जाके वो पानी खाद जो भी देना था देता रहा। करते 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 5 साल बीत गए, लेकिन उसमें से कुछ निकला ही नहीं। उसने सारी उम्मीद खो दी, गुरुजी आपने मुझे बेवकूफ़ बना दिया और ये कहे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ। आपके साथ भी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ पर एफर्ट करें और उसका रिजल्ट दिखे ही नहीं, सालों साल ना दिखे। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, उस बीज में से एक अंकुर निकला, एक पेड़ निकलना शुरू हुआ और 6 हफ्ते में वो 90 फीट का हो गया। 6 हफ्ते में वो था चाइनीज़ बैम्बू। ये होती है चाइनीज़ बैम्बू की खासियत, वो जब निकलता है तो 5 साल लेता है निकलने में, जब निकलते ही 90 फीट का हो जाता है। तो उसी तरह अच्छीखबर.com को मैंने 5 साल तक सींचा था। जब उसने 2015 में
गूगल एडसेंस ने हिंदी को एज अ अप्रूव कर दिया मोनेटाइजेशन का टूल, तो मेरे साइट पर ट्रैफिक अच्छा था, हिंदी को सपोर्ट किया गूगल ने। गूगल एडसेंस से अचानक मेरा जो अच्छीखबर.com जो ज़मीन के नीचे था वो 90 फीट ऊंचा हो गया और उससे मुझे अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा पैसे भी आने लगे। फिर मैंने अपनी जॉब से कुछ समय तक देखने के बाद कि क्या ये फ्लो बना हुआ है ओके, तब मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया और 2015 के बाद से मैंने सिर्फ इस पे काम किया और कुछ नई चीज़ें भी करता रहा हूँ। तो दोस्तों ये करने से मुझे मतलब काफ़ी कुछ अच्छीखबर.com पे काम करने के का काफ़ी रिकॉग्निशन मिला। गूगल ने मुझे अपनी केस स्टडी में इंक्लूड किया, इंडी ब्लॉगर ने मुझे बेस्ट ब्लॉगर का अवार्ड दिया, कई प्रोग्राम्स में मुझे बुला के सम्मानित किया गया। तो जो मैंने मेहनत की थी उसका सारा फल मुझे मिल रहा था। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब आप इस रास्ते पे बढ़ते हैं तो हो सकता है आपको उम्मीद ना दिखे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपको एनकरेज करते हैं। जब मेरी वेबसाइट से सिर्फ 50 पैसे की इनकम आई थी पहली बार, जब कोई ऐड क्लिक होता था तो इनकम आती थी, अभी भी ऐसा होता है। तो जब ऐड क्लिक हुआ 50 पैसे की इनकम आई तो मैंने माँ को फ़ोन किया कि माँ आज 50 पैसे आए। मुझे लगा शायद वो हंसेंगी, लेकिन उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि आज 50 पैसे है, कल 5000, फिर 50,000 हो जाएंगे। और उनका आशीर्वाद लगा, मुझे मेरी इनकम उससे बढ़ती गई और लकीली मैं अपने दिल के काम को करते हुए आगे बढ़ पाया, अपनी जॉब को छोड़ के, अपनी उस सुरंग को खोद के उस जेल से बाहर निकल पाया और आपके सामने यहाँ पर आज उसी काम की वजह से मैं खड़ा हूँ। ये जो लाइफ है, जो अपनी ज़िंदगी है, वो क्या है? वो वही है जो हम उसे बनाते हैं। ईश्वर ने हम सबके अंदर वो ताकत दी है कि हम अपनी लाइफ को बना सकते हैं। आप उस ताकत को पहचानिए और एक डेडिकेशन के साथ, परसेवरेंस के साथ लंबे समय तक उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते रहिए। एंड आई एम श्योर कि आप भी उस ज़िंदगी को जी पाएंगे जो आप हमेशा से जीना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।